अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 या ग्रेड 12 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक के कंटेंट्स में फॉलो कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 तक हम पहुँच गए हैं और चैप्टर नंबर 8 का जो आप लोगों का टाइटल है वो है थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस। मेरे मुताबिक इस चैप्टर का जो टाइटल होना चाहिए वो सिंपल, अगर इनकेस होम्योस्टेसिस होता तो वो बड़ा क्लीन हो जाता टाइटल इसका, क्योंकि असल में थर्मो रेगुलेशन जो टॉपिक है वो आप लोग याद रखेंगे कि होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर को अगर मैं बार बार होम्योस्टेसिस बोलता हूँ तो आपको इशू नहीं होना चाहिए, वो मैं जस्टिफाई कर लूँगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इस वाले चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो मुझे ज़्यादा मज़े का नहीं लगा। मैं ऐसा करूँगा कि बुक इस वाले चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन वो सबसे एंड पे मैं डिस्कस करूँगा, और होम्योस्टेसिस का जो टॉपिक मिड में दिया गया है, बीच में दिया गया है, वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँगा। सो मेरा जो ये वाला चैप्टर डिस्कस करने का तरीका होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। इसका डिटेल में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले एक डायग्राम की मदद से मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में फिर आप लोगों को नोट्स जो है वो दिखा दूंगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस मेंटेन कैसे होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। उसके बाद हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ लेंगे और थर्मो रेगुलेशन को मैं एंड पे डिस्कस कर लूँगा। सो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो थर्मो रेगुलेशन है, चूँकि ये क्या है, ये होम्योस्टेसिस के अंदर आता है, इस वजह से आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने बस सिर्फ़ और सिर्फ इसको गौर से देखना है, जो सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ वही का वही सीक्वेंस करेक्ट है, कोई टेंशन आप लोग ना ले, मैं सही सीक्वेंस में जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों को एक ऑर्गेनिज़म नज़र आ रहा है। मैंने सिर्फ एक मॉडल ऑर्गेनिज़म जो है वो यहाँ पर लिया है। अब जिस ऑर्गेनिज़म की भी बात करते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, आप लोग बोलेंगे कि उसके दो इन्वायरमेंट होते हैं। एक इन्वायरमेंट आप लोग बोलेंगे कि उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम बोलते हैं उस इन्वायरमेंट को जो बॉडी के आउटसाइड पाया जाता है। सपोज़ करते हैं फॉर अ वाइल कि अगर मैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करता हूँ तो ये रूम मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिस रूम में मैं बैठा हूँ ये मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। या आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, आप जिस एरिया में बैठे हैं, ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। जो दूसरा इन्वायरमेंट होता है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा इनसाइड द बॉडी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इंटरनल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहे तो यहाँ आप लोग देख लें, ये आप लोगों को यहाँ पर सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो जितने भी मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये असल में सेल्स है, और इन सेल्स के अराउंड जितना भी आप लोगों को स्पेस नज़र आ रहा है, ये गैप नज़र आ रहा है, इस गैप को, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो आप बोल सकते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट जितने भी सेल्स के अराउंड गैप होता है, स्पेस होता है, इसको नाम दिया जाता है। सो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। याद रखना है आप लोगों ने कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मुसलसल चेंजेस आते रहते हैं, ब्रॉड चेंजेस यहाँ पर आते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इस रूम के अंदर बैठे हैं तो इस रूम का टेम्परेचर अलग है, जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर अलग हो जाएगा। घर के बाहर चले जाएंगे तो टेम्परेचर मज़ीद अलग हो जाएगा। किसी और सेक्टर, किसी और एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर अलग हो जाएगा। यहाँ इस रूम के अंदर लाइट इंटेंसिटी अलग है, आप लोग बाहर घर के जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी अलग होगी, किसी और एरिया में जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी अलग हो जाएगी। इस रूम के अंदर मॉइस्चर अलग है, बाहर जाएंगे किसी और सेक्टर में जाएंगे तो मॉइस्चर अलग हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ रिपीटेडली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहे हैं, ब्रॉड चेंजेस अकर हो रहे होते हैं।
अब वो जो ब्रॉड चेंजेस है वो क्या करते हैं, वो इस इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, इस इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है। अब अगर इस इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ गया तो क्या होगा, इन सेल्स को नुकसान हो जाएगा। जितने भी आप लोगों को सेल्स नज़र आ रहे हैं इस ऑर्गेनिज़म के बॉडी में, ये हार्म हो जाएंगे, इनको नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स स्टेडी स्टेट में जा रहे हैं, उनके अंदर मैकेनिज़म्स हो रहे हैं। ब्रॉड चेंज उसको डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर लेता है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि मसला तो होगा। याद रखना है आप लोगों ने कि लिविंग थिंग्स क्या कर रहे होते हैं। लिविंग थिंग्स हमेशा हमेशा अपने इस इंटरनल इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे होते हैं डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चलता रहे, लिविंग थिंग क्या कर रहा होता है, वो ख्याल रख रहा होता है कि यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज ना आए। ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस हम इसको नाम देते हैं। तो आज के बाद अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये लिविंग थिंग्स का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट का ख्याल रखता है डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चलता रहे, जो भी चीज़ें इसके अंदर होती रहे, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। इस फिनोमेना को हम होम्योस्टेसिस नाम देते हैं। मैं आगे आप लोगों के साथ वन बाय वन होम्योस्टेसिस के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ। आगे टॉपिक अंडरस्टैंड करने से पहले या नोट्स बनाने से पहले आप लोग कोशिश कर ले, अगर इनकी इस इंट्रोडक्शन की समझ नहीं आई तो इसको दोबारा एक दफ़ा सुन ले ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, फिर नोट्स आप लोग दे के आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या मैंने डिस्कस किया है। मैंने लिखा है कि ऑल द एनिमल्स हैव टू एनवायरनमेंट, तमाम एनिमल के दो एनवायरनमेंट होते हैं। एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इन विच द ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड, एंड एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द टिश्यू लिव। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म घूमता फिर रहा है, और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं या उस ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ है। ये जितने भी सेल्स के अराउंड आप लोगों को स्पेस नज़र आ रहा है, इसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। आगे मैंने डिस्कस किया है कि द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेराइंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मेरीन और फ्रेश वाटर। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर लैंड के ऊपर मौजूद है तो हमारे अराउंड एयर है, एटमॉस्फेयर है। मेरीन इन्वायरमेंट, अगर इन केस वहाँ पर कोई एनिमल हो तो वो मेरीन इन्वायरमेंट होगा उसका। अगर कोई फ्रेश वाटर एनिमल हो तो वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होगा उसका। तो आप बोलेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। The internal environment is formed by interstitial fluid or tissue fluid that surround and bathes all the tissues. लिखा है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड होता है। सेल्स के अराउंड जितना भी स्पेस होता है उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि या तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड मौजूद होगा या हम उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड मौजूद होगा। सेल्स के अराउंड जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं। एंड सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स लाइक लिम्फ और प्लाज्मा एंड लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सिर्फ, इंटरनल इन्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अराउंड ये टिश्यू फ्लूइड नहीं है। ब्लड भी एक जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, लिम्फ भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स बॉडी के अंदर जो भी होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि असल में सेल ये आप लोग देख रहे हैं तो इस सेल के अराउंड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लड क्या है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट ही हो गया ना। मैंने डिस्कस किया है कि होम्योस्टेसिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल to regulate its internal environment, such as chemical composition of the body fluid, to maintain health and functioning regardless of outside condition.
डेफिनेशन मैंने लिखा है कि होम्योस्टेसिस लिविंग थिंग्स की एक ऐसी एबिलिटी है, होम्योस्टेसिस लिविंग थिंग्स का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर रहे होते हैं रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशन। आउटसाइड जो भी होता रहे, लिविंग थिंग को इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या करना पड़ेगा, वो ख्याल रखना पड़ेगा। और इंटरनल इन्वायरमेंट कहाँ पर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अगर वो इनकी सारी चीज़ें मेंटेन करेगा तो इस बंदे का, इस ऑर्गेनिज्म का जो हेल्थ है वो नॉर्मल रहेगा। होम्योस्टेसिस आप लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे नहीं होता, मतलब एक पूरे इंडिविजुअल नहीं हो रहा होता, हर एक सेल आप लोग बोलेंगे ये भी खुद होम्योस्टेसिस कर रहा होता है। सेल ट्राई कर रहा होता है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या कर दे, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख के उनके अंदर चेंजेस ना आए। मैंने आगे डिस्कस किया है कि इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दूसरे अल्फाज में हम बोलेंगे कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जाता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रहे होते हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं, वो चेंजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, अपने आप को बचा रहा होता है। अगर मैं इसको डिफरेंट अंदाज में डिस्कस करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि बैलेंस अचीव करने को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। बैलेंस कैसे अचीव हो रहा होता है, सो आप लोग देख ले कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, साल्ट और वाटर को मेंटेन किया जा रहा है। तो जब भी इन चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। वैसे भी आप लोग पढ़ते हैं होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब भी होता है सेम। हम बोलते हैं सेम कंडीशंस, बॉडी के अंदर जब सेम कंडीशंस मेंटेन होते हैं। मैंने डिस्कस किया है कि मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट दैट मे बी अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर वाटर, सल्यूट एंड टेम्परेचर। अभी आप लोगों ने ये ऑर्गेनिज्म देखा, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोगों ने सेल्स देखे और फिर आप लोगों ने बोला सेल्स के अराउंड इंटरनल इन्वायरमेंट है और बॉडी के बाहर जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। लिखा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के वो कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनल इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो लिखा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मली जो ससेप्टेबल चीज़ें हैं जिसके अंदर चेंजेस ज़्यादा कर होते हैं, वाटर है, सल्यूट है और इसके साथ साथ टेम्परेचर है, इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। आप लोग वैसे होम्योस्टेसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मैं बोलूँगा पीएच मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस है। ब्लड का पीएच आप सबको पता है 7.3 टू 7.4 होता है ना। मैं बोलूँगा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। आप लोग बोलते हैं 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर रहता है। मैं बोलूँगा CO2 का कंसंट्रेशन भी मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। जो भी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया है कि होम्योस्टेसिस के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग। 3 डिफरेंट जो है वो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरे को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन और तीसरे को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। नॉर्मली हम 10th और FSC लेवल पे होम्योस्टेसिस के ही 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। याद रखना है आप लोगों ने, आप लोगों की बुक के में इस वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस किया है डिटेल में और थर्मो रेगुलेशन डिटेल में डिस्कस किया है। हम एक्सक्रीशन के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं करेंगे इस चैप्टर में। सो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आगे जाके हम ऑस्मो रेगुलेशन के भी लेक्चर्स लेंगे और इसी के साथ साथ हम थर्मो रेगुलेशन के भी लेक्चर्स लेंगे। लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन टॉपिक्स शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले हम थोड़ी देर के लिए ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी किसी इंडिविजुअल के बॉडी में चेंज आता है तो उस इंडिविजुअल को पता कैसे चलता है। जब उनको पता चल जाता है तो फिर उस चेंज को वो करेक्ट कैसे कर रहा होता है। तो आप लोगों की बुक में
होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है वो है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम चेंज के हवाले से इन्फॉर्म्ड भी होते हैं और इन्फॉर्म्ड होने के साथ साथ हम उस चेंज को करेक्ट भी कर रहे होते हैं। पहला लाइन यहाँ पर लिखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम विद इन द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। लिखा है कि जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम, डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होते हैं, वो जब हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, बैलेंस में रख रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक लिमिट में रख रहे होते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। दूसरे अल्फाज में होम्योस्टेसिस का एक डेफिनेशन आपको बताया है। It involves three parts or mechanism: the receptor, the control center and the effector। ये जो हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को बॉडी के अंदर एडजस्ट कर रहे होते हैं, इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे कि 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो पार्ट है वो रिसेप्टर है, दूसरे पार्ट को हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं और तीसरे पार्ट को हम इफेक्टर बोलते हैं। इन तीनों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और ये होम्योस्टेसिस में हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं। बुक में लिखा है कि द रिसेप्टर रिसीव इंफॉर्मेशन दैट समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्किन में कोई रिसेप्टर मौजूद है या बॉडी के किसी भी पार्ट में ये रिसेप्टर मौजूद है। इस रिसेप्टर का काम होता है हमें चेंजेस के हवाले से इन्फॉर्म करना। तो अगर इन केस आपसे आगे कोई पूछता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपने उनको बताना है कि ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि या तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो गया है या इन्वायरमेंट में लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो गई है। जो भी चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन होता है? रिसेप्टर्स होते हैं। The receptor receive information that something in the environment is changing। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि रिसेप्टर्स हमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। इट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट ईदर एक्सटर्नल या इंटरनल। बॉडी के अंदर चेंज आ जाए, बॉडी के बाहर चेंज आ जाए, रिसेप्टर को सब कुछ पता होना चाहिए, रिसेप्टर हर एक चीज़ से इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि रिसेप्टर्स इंक्लूड थर्मो रिसेप्टर्स जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स जो कि प्रेशर वगैरह डिटेक्ट करते हैं या इसी के साथ साथ साउंड डिटेक्ट कर रहे होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं हमारे बॉडी में जो लाइट डिटेक्ट करते हैं, बेरो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो बॉडी में हर चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, हर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए क्या मौजूद होंगे? रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। हमारे 5 सेंसेस आप लोगों ने याद रखना है, वो तमाम के तमाम रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही रिसेप्टर को पता चलता है कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई चेंज आया है तो ये इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर के बारे में लिखा है कि कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेशन सेंटर रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर ने किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर दिया और सीधे कंट्रोल सेंटर के अंदर मैसेज जो है वो पहुंचा दिया। कंट्रोल सेंटर अब उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा कि किस टाइप का चेंज आया है, कैसे हमें रिएक्शन करना चाहिए, जो भी हमें रिएक्शन करना चाहिए वो कितनी देर में, एंड सो ऑन। इसी वजह से लिखा है कि कंट्रोल सेंटर का जो रोल होता है वो प्रोसेस करना होता है इंफॉर्मेशन को और उसके अगेंस्ट रिएक्शन करना जो है वो डिसाइड करना होता है कंट्रोल सेंटर ने। हमारे बॉडी में कंट्रोल सेंटर डिफरेंट हो सकते हैं, ग्लैंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि ब्रेन कॉमनली क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। द कंट्रोल सेंटर इंक्लूड्स रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये वैसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश की है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको हम फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखें कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है? एक कंट्रोल सेंटर होता है। ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। जैसे ही कंट्रोल सेंटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है और उसको पता चल जाता है कि अभी मुझे किसी चीज़ को करेक्ट करना है,
तो वो किसको इन्फॉर्मेशन देगा? इफेक्टर को इन्फॉर्मेशन देगा। द इफेक्टर रिस्पॉन्ड टू कमांड्स ऑफ द कंट्रोल सेंटर बाय ईदर अपोजिंग और एनहेंसिंग द स्टिमुलस। ये जो कंट्रोल सेंटर है ये अब किसी प्रॉब्लम को करेक्ट करेगा, तो करेक्ट करने के लिए अब इफेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। तो अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि इफेक्टर्स क्या होते हैं, आपने उनको बताना है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो चेंज आया था, जो कि रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया था, उन चेंजेस को ये करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, या तो उन चेंजेस के अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाना शुरू कर देते हैं, या उसी डायरेक्शन में उनको लेके जाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो चेंजेस है उनको मुसलसल बॉडी के अंदर क्या किया जाए? करेक्ट किया जाए। दिस ऑनगोइंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली वर्क टू रिस्टोर एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले बॉडी में चेंज आएगा, उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर पर मैसेज देंगे कोऑर्डिनेटर को जो कंट्रोल सेंटर है, और कोऑर्डिनेटर इफेक्टर को बोलेंगे कि ये जो चेंज आया है इसको आप क्या कर दो? करेक्ट कर दो। मुसलसल यही प्रोसेस चलता रहता है और मुसलसल यही होम्योस्टेसिस आप लोग डिस्कस करेंगे कि मेंटेन होता रहता है। For example, during body temperature regulation, temperature receptor in the skin, यहाँ पर डिस्कस किया है कि हमारे बॉडी के अंदर स्किन के अंदर क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देते हैं जो कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? विच सिग्नल्स द इफेक्टर ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड इन द स्किन। ये जो कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस, ये ब्लड वेसल्स को स्किन के अंदर और ग्लैंड्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इस पर्सन के बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दो? करेक्ट कर दो। तो सबसे पहले टेम्परेचर चेंज आया, उसको रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, कोऑर्डिनेटर को बोला कि ये चेंज आया है, उन्होंने उसको एनालाइज किया, कोऑर्डिनेटर ने इफेक्टर को बोला कि इस प्रॉब्लम को आप क्या कर दे? करेक्ट कर दे, ताकि होम्योस्टेसिस अचीव हो जाए। इज़ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रहा होता है, इसी वजह से बॉडी हर वक्त क्या कर रहा होता है? अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, ताकि बॉडी इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना शुरू कर दे? सर्वाइव करना शुरू कर दे। सो ये कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म थे। ये आगे जाके जो और टॉपिक्स है उसमें भी मैं जिक्र करूँगा, और जो नर्वस सिस्टम टॉपिक आप लोग डिस्कस कर चुके हैं वही की वही डिस्कशन ये वाली है, लेकिन ये डिफरेंट अंदाज में डिस्कस की है। मेरे ख्याल में कि इसमें मसला नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि कैसे होम्योस्टेसिस अचीव हो रहा होता है जब कंट्रोल सेंटर को पता चल जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह आपने डिस्कस करने हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले अगर करना चाहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।